Hey everybody, and welcome back to Business Flow, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's get started. Kicking off our list with a major government appointment. Get ready to meet the new face of India's taxation and custom policies. The government recently announced the appointment of Sanjay Kumar Agarwal as the chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs. अभी नया न्यूज आ रहा है कि जो संजय कुमार अग्रवाल है वो नए चेयरमैन बनने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जब जीएसटी दैट यू गिव आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो कि आपका पे स्लिप से कट के आता है, राइट, अकॉर्डिंग टू योर इनकम ब्रैकेट। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि एक कंफ्यूजन रहा है, हमेशा के लिए कंफ्यूजन है कि जीएसटी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है ट्रेडर्स में, रिटेलर्स में, कि कौन सी चीज़ पे कौन सा जीएसटी है, कितना परसेंट लगता है। तो इसको अगर सॉल्व की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, मतलब जीएसटी कलेक्शन से ही, कि ईयर ऑन ईयर जीएसटी ग्रोथ बहुत हो रहा है, कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा जितना भी जीएसटी कलेक्शन होता है, जितना टैक्सेशन कलेक्शन होता है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ऑन मिस्टर संजय कुमार झा। उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं रिटेलर्स को और पब्लिक को भी, कि कैसे जीएसटी को और ज़्यादा सिंप्लीफाई की जाए। मूविंग ऑन, mark your calendars folks, we are zooming in on the highly anticipated digital personal data protection bill. Minister Ashwini Vaishnav is set to take the stage on August 7 in Lok Sabha, but there is a twist. Opposition MPs are raising concern about the privacy rights. डिजिटल एरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल बिल का, बिकॉज आपका डेटा जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स सबके पास है, पर्सनल डेटा, और उसका मिसयूज बहुत ही गंदे तरह से भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बिल आए जो कि इस डेटा को, पर्सनल डेटा को रेगुलेट करे, किस तरह से उसको हैंडल की जानी चाहिए। लेकिन एक कंसर्न है जो कि ऑपोजिशन पार्टीज उठा रही है, वो कंसर्न ये है कि आरटीआई को भी इसमें इन्वॉल्व की जाएगी। आरटीआई को इन्वॉल्व की जाएगी, मतलब आरटीआई जैसे कि आपको पता है कुछ पर्सनल नहीं, मतलब गवर्नमेंट के डेटा आप पूछ सकते हो एज थ्रू आरटीआई कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, और ये इंक्लूड होता है आप बैंक, पब्लिक बैंक की इंफॉर्मेशन को भी आप एक्सेस कर सकते हो आरटीआई रिक्वेस्ट भेज के। उस आरटीआई रिक्वेस्ट में भी थोड़ा सा मैनिपुलेट या उसको चेंजेस की जाएगी। इसका कंसर्न है ऑपोजिशन पार्टीज को, और ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये बिल आता है और किस तरह से हमें हमारे जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि डेटा ब्रीच हो रहा है, पर्सनल डेटा, क्रेडिट का इंफॉर्मेशन, आपका आधार कार्ड इंफॉर्मेशन, कभी आपका पैन कार्ड इंफॉर्मेशन, वो कुछ भी कहीं भी आपका डेटा बहुत ही ईजीली एक्सेसिबल है डार्क वेब में या अटेंशन शॉपर्स। द लैंडस्केप ऑफ कस्टमर पर्क इज शिफ्टिंग. Companies are rethinking their loyalty strategies and cutting back on those beloved freebies. From the airport lounges to birthday treat, discover how changing spending habits are reshaping your shopping experience. It's the time to say goodbye to the era of interest rate. अभी जैसे कि आपको पता है कि रिसेशन आ रहा है यूएस मार्केट में, और मार्केट डाउन, कंपनीज ले ऑफ्स करके बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन ऑल कंपनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का, और स्टार्टअप की हालत तो और ज़्यादा खतरा है, बिकॉज स्टार्टअप ऑपरेट ही उस तरह से करती है कि आपको पहले स्प्रेड करना है, आपको पहले कस्टमर लाना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद रेवेन्यू बाद में आता है। बट ये स्ट्रैटेजी अभी नहीं चल पा रही है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए इन्वेस्टर्स को, और इस वजह से जो कस्टमर को जो फीस मिलता था, बहुत सारे कूपन्स मिलते थे, रेफरल बोनस, आपका बर्थडे ट्रीट हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी देती थी बर्थडे ट्रीट। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स का भी ऑफर था बर्थडे, अगर आपका बर्थडे है तो ऑफर्स था, आपको मिल सकता था कॉफ़ी या प्रोडक्ट्स फ्री में या बहुत ही कम दाम में। और रास्किन बॉबिन का भी
बर्थडे ट्रीट है, और बड़े बड़े 2-4 और कंपनीज का भी ऑफर है बर्थडे ऑफर, बर्थडे ट्रीट में आपको अच्छे से जो ऑफर्स है, एक्साइटिंग ऑफर्स है, पर्सनलाइज्ड ऑफर रहता है। बट वो ऑफर अभी लगता है कि वो नहीं रहने वाला है, और जो एयरपोर्ट लॉन्चेस के भी ऑफर रहते हैं वो शायद उससे बंद होने वाले, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर अभी हर एक कंपनी के पास है, क्योंकि डिसीजन है कंपनी नीड टू बी प्रॉफिटेबल एंड यहाँ एरा कस्टमर के लिए अच्छी बात नहीं है, बट फॉर इकोनॉमी इज द हाई टाइम टू गेट प्रॉफिटेबल फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। सो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना इस इंडेक्स जो बहुत या उसको बंद करने से कितना इफेक्ट पड़ता है कंपनी, कस्टमर रिटेंशन काम हो जाता है या इस पर प्रॉफिटेबल होता है। Next up, international trade takes center stage. We are bringing you the latest on the high-level meeting between India and European Union as they discuss the proposed free trade agreement. We will uncover what at the stake and we will involve how it could impact on the Indian global trade relation. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है FTA पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। इससे क्या होता है कि जो ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटीज हैं, वो उसमें समझौता होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे कि रिलैक्सेशन मिल पाता है। वो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के पास में हमने कवर किया है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत कर रहा है, और अभी यूरोपियन यूनियन से भी बातचीत कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है दोनों कंट्री का वो बूस्ट होगा, जिससे कि जो ट्रेडर्स है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, स्पेशली जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसमें किस तरह से इफेक्ट पड़ता है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में। जी हाँ, मेड इन इंडिया भी इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कह लीजिए कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड सेल इन इंडिया एज वेल एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, राइट। सो इस पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप ड्यूटीज कम कर रहे हो, अगर इसके ला रहे हो, तो उसमें जो चीज़ें हैं उसमें ड्यूटीज नहीं लगेगी, फॉरेन कंट्रीज से जो लगेगी उससे पहले के मुकाबले बहुत सस्ती हो सकती है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, किस किस चीज़ों पे इम्प्लीमेंट की जाती है। और हम कल ही हमने कवर किया था कि लैपटॉप की इम्पोर्ट पे बैन है, तो लैपटॉप की इम्पोर्ट पे बैन है, और किस किस चीज़ों के इम्पोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट खुद जो गवर्नमेंट रिक्वायर्ड चीज़ें होती है उसको कैसे इम्पोर्ट करती है, किस तरह से करती है, कैसे मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। एंड फ्यूचर में देखते हैं कि FTA का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया पे और एज वेल एज यूरोप पे, बिकॉज यूरोप भी डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा इंडिया पे। कुछ चीज़ वो एक्सपोर्ट करता है यूरोप पे इंडिया, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी है, तो दोनों देशों पे इफेक्ट पड़ेगा और यूरोप पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और ऑन द अदर हैंड इंडिया भी सक्सेसफुली चलता है। नेक्स्ट अप, calling all the infrastructure enthusiasts, get ready for a monumental update on India's rail network. Prime Minister Narendra Modi is set to virtually inaugurate the ambitious redevelopment of 508 railway stations across the country, with a massive investment of over 24,470 crore rupees. India, जैसे कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे जो कि एक वन ऑफ द सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और उससे रेवेन्यू जो है वो स्ट्रगल करता है रेवेन्यू पे, बिकॉज बहुत क्या होता है कि उसमें से जो टिकट आप देते हो, पे करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडीज है। आपको पता होगा, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द एग्जैक्ट नंबर, आई गेस मे बी 47% उसमें इंसेंटिव या सब्सिडी कह लीजिए, सब्सिडी रहता है जितना पे करते हो। 47% रेलवे डिपार्टमेंट भी पे करता है ताकि आपका जो टिकट है वो प्राइस कम। ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि रेलवे इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर एवरीवन, कह लीजिए। बहुत ही गरीब तबके से जो लोग आते हैं उनके लिए भी है, और जो डेली कम्यूट करते हैं उनके लिए भी है। तो रेलवे को सस्ता रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
रेलवे के भी बहुत सारे खर्चे, रेलवे को निकालना है और रेलवे को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रेलवे कर रहा है और इसका एक सोल्यूशन ये गवर्नमेंट ने निकाला है कि आप स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को आप एक ऐसा जगह बना दो जिसमें कि परचेज हो सके। फॉर एग्जाम्पल लाइक मार्केट जैसा ही बना दो, मतलब जिसके पास खरीदने की कैपेसिटी होगी तो वो उस रेलवे स्टेशन के अंदर ही आप परचेज कर सके और उसमें जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज आप गवर्नमेंट के साथ शेयर हो। तो इसके रिगार्डिंग रेलवे रीडेवलप कर रहा है अपने स्टेशन को, ताकि आप फॉर एग्जाम्पल शियालदह स्टेशन से ले लो या बड़े बड़े स्टेशन से ले लो, उसमें देखिएगा आपके बहुत बड़े बड़े सुपर मार्केट्स जैसे खुल गए हैं, बहुत ब्रांड्स लाइक KFC भी है और बहुत सारे सुपर मार्केट्स है, ज्वेलरी की दुकान भी है बहुत सारे। उसमें क्या होता है कि आप जा रहे हो तो उसमें जो रेंटल मनी है वो मनी तो शेयर हो रहा है गवर्नमेंट के साथ, उसका फायदा हो रहा है। और जो एक फील जो होता है ना, एक एम्बियंस होता है जो एयरपोर्ट बिलोंगिंग होता है, एयरपोर्ट में जो ड्यूटी फ्री शॉप्स जिसको कहते हैं वैसे होते हैं, तो वैसे उस तरह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगता है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीननेस रहता है, थोड़ा सा एस्थेटिक भी इम्प्रूव होता है, फायदा भी होता है, एस्थेटिक भी इम्प्रूव होता है। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन। रीडेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इस तरह से, ताकि आप बड़े बड़े जो नेशनल या इंटरनेशनल भी कहेंगे जो फूड चेन्स है या जो रिटेल्स है वो वहाँ पर सेट कर सके अपना शॉप और रेंटल बेनिफिट पहुँचे गवर्नमेंट। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से और कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाता है, कितनी जल्दी हो पाता है प्रॉफिटेबल रेलवे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we are driving into the financial transformation. Mukesh Ambani's message to the shareholder reveals exciting development in the world of digital finance. Jio Financial Service is poised to reshape India's financial landscape. जैसे कि आपको पता है कि जियो ने कुछ दिन पहले ही अपना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च किया था और इस पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट किया मार्केट में इसको। और एक न्यूज़ आई थी कि BlackRock जो कि मैनेजमेंट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा फंड मैनेज करती है इंटरनेशनली, वो जियो के साथ मिलके इंडिया पे आ सकते हैं और जियो की एम कर म्यूचुअल फंड मार्केट को। और जैसे कि आपको पता है रिलायंस अगर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो अपना इस तरह से उस बिजनेस को प्ले करता है ताकि उस पर वो मोनोपोली क्रिएट कर सके। रिसेंट एग्जाम्पल जियो का है और जियो अब जो टेलीकॉम सर्विस लीजिए, जियो सिनेमा तक ले लीजिए इस तरह से। और ये अच्छी बात है बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर से कम्पीट करने का हमारे पास 2-3 ही ऑप्शन है, उसमें से रिलायंस जियो और रिलायंस खुद एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह जाता है, एक बहुत ही अच्छा प्लेयर रह जाता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हमने देखा जैसे इंटरनेशनल प्लेयर जियो सिनेमा में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार था उससे कम्पीट किया और जियो सिनेमा बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर चुका है। अंबानी का एम ये है कि वो म्यूचुअल फंड मार्केट है उसमें भी वो अपना जो उसमें करे कि म्यूचुअल फंड मार्केट 2019 से देखा जाए तो वो इवॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है और बहुत ज़्यादा फंड है, बहुत ज़्यादा लोग अभी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ग्रोथ होता है, फिनोमिनल ग्रोथ है म्यूचुअल फंड। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये इम्पैक्ट कैसे करता है और इसका जो इफेक्ट है वो कैसे मार्केट पे आता है और अलग अलग प्लेयर जो कम्पिटिटर हैं उन पे क्या इफेक्ट है। So that's the wrap for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to my channel to never miss any update from my channel. This is Mohammed Tariq Rizwan from GST and thank you so much.